हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। बेटे हम क्लास डिस्कस कर रहे थे एनएमआर। थर्ड लेक्चर है। ठीक है, और इसमें चल रहा था एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर। ठीक, एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर में मैंने बताया था आपको शील्डिंग, डीशील्डिंग, ठीक है, या पोजीशन ऑफ सिग्नल। शील्डिंग में मैंने ये बताया था कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा था CH3 CH2 OH। इसमें ये 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलता है, 2 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलता है और 1 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिलता है। रेफरेंस कंपाउंड क्या लिया था? ये डेल्टा स्केल है। यहाँ पर 0 से लेकर के और डेल्टा की वैल्यू 10 तक जाती है। ये डेल्टा स्केल है। यहाँ पर आता है TMS का सिग्नल आता है। ये डेल्टा इज इक्वल टू 0 ppm पर रेफरेंस कंपाउंड है। ठीक है, जिस कंपाउंड में जिस कार्बन पर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, 3 हाइड्रोजन, इसका मतलब 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतना ही शील्डेड होगा। और TMS क्या होता है? मोस्ट शील्डेड होता है। ठीक है, तो जिसके पास जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे उसका सिग्नल किधर होगा? TMS की तरफ। और TMS की तरफ शील्डिंग किधर जाती है? TMS की तरफ। जितना ज़्यादा शील्डेड होगा वो TMS की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, TMS की तरफ जाने को हम कहते हैं अपफील्ड, और TMS से दूर जाने को हम कहते हैं डाउनफील्ड। ठीक, तो अब A सिग्नल कहाँ? 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो A सिग्नल इधर बनेगा। ठीक है, B सिग्नल में 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो B सिग्नल क्या होगा? इधर बनेगा। और C के पास क्या? 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन है, और उसमें भी ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका सिग्नल क्या होगा? और ज़्यादा डाउन फील्ड में होगा। मीन्स एक सिग्नल इधर बनेगा ज़्यादा। A का सिग्नल किधर बनेगा? TMS की तरफ, मीन्स अप फील्ड में, मोर शील्डेड। A के रिस्पेक्ट में B क्या बनेगा? लेस शील्डेड या डीशील्डेड। और C क्या होगा? लेस शील्डेड या डीशील्डेड देन दैट ऑफ B। अगर TMS की तरफ सिग्नल जा रहा है तो हम क्या कहेंगे? अप फील्ड, और TMS से दूर की तरफ है तो डाउन फील्ड। मीन्स A सिग्नल जो है 3 हाइड्रोजन का वो अप फील्ड में है, और C क्या है? डाउन फील्ड में है। A और B की कंपैरिजन करें तो A अप फील्ड में है और B क्या है? डाउन फील्ड में है। ठीक है, कहीं पर अगर एग्जांपल देखें ऐसे CH3OH है तो इसका तो एक सिग्नल मिलेगा और इसका एक मिलेगा। ठीक, तो अप फील्ड में TMS की तरफ कौन होगा? CH3 का ये A, और B ये कहाँ पर होगा? डाउन फील्ड में होगा, TMS से दूर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बात आती है एप्लीकेशन थर्ड की। इसको बहुत अच्छे ढंग से समझिए। एप्लीकेशन थर्ड एप्लीकेशन क्या है? स्पिन स्प्लिटिंग, स्पिन स्प्लिटिंग, या स्पिन कपलिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब? जैसे देखो C, ये एग्जाम्पल देखो पहले, इससे समझते हैं। CH3 CH2 OH, ये एक टाइप के प्रोटॉन, ये दूसरे टाइप के, ये तीसरे टाइप के, 3 सिग्नल मिलेंगे।
ठीक है। अब इसको अगर हम ओपन करके लिख लें, क्या सी ए एच ए एच ए एच सी ए एच ए एच ओ ए एच, ये हो गया। क्लियर? ये तीन एक जैसे हैं, ये दो एक जैसे, ये एक अकेला। ठीक है। अब स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग मीन्स एक कार्बन पर मौजूद प्रोटॉनों की स्पिन को, एक कार्बन पर मौजूद ये प्रोटॉन्स जो हैं इनकी स्पिन को बगल वाला जो कार्बन है उस पर मौजूद जो प्रोटॉन है उनकी स्पिन इसको अफेक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आ रहा? इस कार्बन पर जो मौजूद ये तीन हाइड्रोजन हैं इनके स्पिन को ये बगल वाले कार्बन पर मौजूद जो प्रोटॉन है उनकी स्पिन इसको प्रभावित करेगी। ठीक है, इसकी स्पिन को, ये जो तीन हाइड्रोजन हैं इनकी स्पिन को ये दो हाइड्रोजन की स्पिन प्रभावित करेगी और इसकी स्पिन को ये तीन हाइड्रोजन जो है ये प्रभावित करेंगे। मीन्स इसकी स्पिन इसको जब अफेक्ट करेगी तो इसको कई पार्ट में तोड़ेगी और ये जब ए वाले जो तीन हाइड्रोजन हैं ये जब बी वाले को अफेक्ट करेंगे तो ये इसको भी कई पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, कैसे? देखिए, ये दो प्रोटॉन, ये जो ए पर तीन प्रोटॉन है इसको कौन अफेक्ट करेगा? ये बी वाले। और इसका प्रभाव कहां तक होता है? स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग का 3 बॉन्ड तक। मीन्स अगर ये हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन की स्पिन किसको प्रभावित करेगी? 1 2 3। मीन्स इन तीनों को 1 2 3 1 2 3 तीन बॉन्ड है। ये प्रोटॉन की जो स्पिन है वो इन तीनों को अफेक्ट करेगी और इस प्रोटॉन की जो स्पिन है वो भी क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इन तीनों को प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये तीन जो ए वाले हाइड्रोजन है इसको कौन अफेक्ट कर रहा? अफेक्टेड बाय 2 हाइड्रोजन, ये कौन से? बी वाले। ठीक, अब इसको कौन अफेक्ट करेगा? देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 मीन्स इन दो हाइड्रोजनों को अफेक्ट कौन करेगा? ये ए वाले तीन हाइड्रोजन अफेक्टेड बाय 3 हाइड्रोजन, कौन से? ए टाइप वाले। ठीक, अब इसको बात करें, इसकी अकेले की बात करें, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन एटम जुड़ा हुआ है, कार्बन नहीं है यहाँ पर। अगर कार्बन होता तो ये वाले दोनों इसको अफेक्ट कर देते, लेकिन ऑक्सीजन है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वैसे भी इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये क्या होगा? नॉट अफेक्टेड बाय, नॉट अफेक्टेड बाय 2 हाइड्रोजन बी वाले, इनसे ये अफेक्ट नहीं होगा। ठीक, अब बात ये बनती है कि हम कैसे पहचाने कि ये जो है इसको अफेक्ट कर रहा, कितने प्रोटॉन अफेक्ट कर रहे हैं। इसका एनएमआर सिग्नल में कुछ जिक्र होना चाहिए, तभी तो हम स्पेक्ट्रम को देख करके पता कर सकते हैं कि ये कितने पार्ट में स्प्लिट करेगा। ठीक है, तो स्प्लिटिंग जो होती है, नंबर ऑफ स्प्लिटिंग सिग्नल,
स्प्लिटिंग जो होती है वो n+1 पार्ट में होती है। और n क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट अफेक्टेड देम। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कितने पार्ट में सिग्नल स्प्लिट करता है? n+1 पार्ट में। और n क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट अफेक्टेड देम, अफेक्ट करने वाले प्रोटॉनों की संख्या। अब बात करें इसकी, तो ये जो CH3 वाला है, ठीक है, ये जो CH3 CH2OH जो था, इसको कौन अफेक्ट कर रहा? ये 2 हाइड्रोजन। तो ये कितने पार्ट में स्प्लिट करेगा? स्प्लिट करेगा n+1 मीन्स n की वैल्यू कितनी है? 2 2+1 मीन्स 3 पार्ट में स्प्लिट करेगा। 3 पार्ट में स्प्लिट करेगा तो ये क्या बन गया? ट्रिपलेट सिग्नल आएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरा देखिए, ये जो B वाला था, ये कितने पार्ट में स्प्लिट करेगा? इसको कौन प्रभावित करेगा? स्प्लिट अफेक्ट करेगा ये A वाले, तो ये स्प्लिट करेगा n+1 में। और n कितनी वैल्यू है? 3 अफेक्ट कर रहे हैं इसको, तो 3+1 कितने पार्ट में टूटेगा? 4। ठीक है, क्वाड्रेट पार्ट में टूटेगा। और ये क्या मिलेगा आपको? सिंगलेट मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसको कौन प्रभावित करेगा? ये B वाले प्रोटॉन। मीन्स एक प्रोटॉन की स्पिन को पास पड़ोस वाले जो प्रोटॉन हैं, दूसरे कार्बन पर जो प्रोटॉन हैं, वो अफेक्ट करते हैं। ठीक, कितने बॉन्ड तक? 3 बॉन्ड तक अफेक्ट करते हैं। मीन्स अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 2 3 इस हाइड्रोजन को अफेक्ट करेगा, 1 2 3 इसको अफेक्ट करेगा। ठीक है, इसको नहीं अफेक्ट करेगा। और ये वाले हाइड्रोजन दोनों किसको अफेक्ट करेंगे? इन तीनों को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जब अफेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसकी पीक को क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे, तोड़ देंगे कई पार्ट में। ठीक है, मल्टीप्लेट में तोड़ देंगे। अब जब मल्टीप्लेट में तोड़ देंगे तो कितने पार्ट में टूटेगी? n+1 पार्ट में टूटती है। n क्या है? वो प्रोटॉनों की संख्या, वो हाइड्रोजन की संख्या जो किसी को अफेक्ट कर रही है। जैसे इस A को कौन अफेक्ट करेगा? ये B वाले 2 अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये कितने पार्ट में टूटेगा? A वाला 3 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, ट्रिपलेट आएगी। और B वाले को कौन अफेक्ट कर रहे हैं? ये A वाले। A कितने? 3 अफेक्ट कर रहे हैं, तो ये B वाला कितने में टूटेगा? 3+1 n+1। n का मतलब 3 अफेक्ट कर रहे हैं, तो n+1 में टूटेगा, तो 3+1। ये B वाला कितने पार्ट में टूटेगा? 4 पार्ट में, क्वाड्रेट बनेगा। और C वाले को कोई अफेक्ट नहीं कर रहा, तो कितने पार्ट में बनेगा? एक सिंगलेट आएगा। क्लियर? अब बात आती है, यही समझ लीजिए कि सिंगलेट क्यों आएगा? ये भी तो आ सकता था ट्रिपलेट। भाई अगर हम ये बात करें कि 3 बॉन्ड तक होता है, तो 1 2 3 1 2 3 ये दोनों जो है इसको अफेक्ट करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है, इस वजह से ये दोनों अफेक्ट इसको नहीं कर पा रहे। ठीक है, और क्योंकि ये भी है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ वैसे भी खींच रहा, तो ये शील्डिंग क्या हो रही है? इसकी बहुत कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर कम हो रही है। और जब कम हो रही तो इसका सिग्नल कहाँ जाएगा? TMS से दूर की तरफ। समझ में आ गया क्वेश्चन? अब चलिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इसका ग्राफ देखिए। अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये तो स्केल ले लिया हमने, डेल्टा स्केल। यहाँ पर किसका सिग्नल आया?
ये आ गया आपका डेल्टा इज इक्वल टू 0 पर टीएमएस का सिग्नल आ गया ऐसे। ये किसका है? टीएमएस का, रेफरेंस कंपाउंड का सिग्नल आ गया। CH3 का होल 4SI इसका सिग्नल आ गया 0 ppm पर। डेल्टा इज इक्वल टू 0 ppm, पार्ट्स पर मिलियन स्केल है ये। अब किसका सिग्नल पहले आएगा? A का इधर आएगा, फिर किसका आएगा? B का, और फिर किसका आएगा? C का। ये तो हमें इससे पता चल गया, जिसके ज़्यादा होंगे प्रोटॉन वो टीएमएस की तरफ, कम होंगे टीएमएस से दूर, और कम होंगे टीएमएस से और दूर होगा। ठीक है। अब ए पार्ट के कितने सिग्नल मिल रहे थे? ट्रिपलेट मिल रहा था। ए का कितना मिल रहा है? ट्रिपलेट। ठीक, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या आएगा? ट्रिपलेट। और बी किस में आ रहा है? क्वाड्रेट में, 4 पार्ट में टूट रहा। और सी क्या आ रहा है? सिंगलेट आ रहा। ठीक, अब ट्रिपलेट जो बनेगा वो कैसे बनेगा? देखो ऐसे बनेगा। देखो 3 पार्ट में ये सिग्नल टूटा। ठीक, 3 पार्ट में टूट गया। ये किस में टूटेगा? 4 पार्ट में। ये देखो 4 पार्ट में टूट गया। और ये क्या आएगा? सिंगल। ये स्ट्रक्चर है, स्पेक्ट्रम है किसका? इथाइल अल्कोहल। ट्रिपलेट, क्वाड्रेट, सिंगलेट। ये 3 पार्ट में टूटा है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये 2 हाइड्रोजन का है, इसके नेबरिंग में 2 हाइड्रोजन है। ये 4 पार्ट में टूटा है, इसका मतलब इसके नेबरिंग पड़ोस में कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। ये सिंगल है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? अब ये जो कम ज़्यादा बन रहे हैं, इनकी हाइट जो है, इंटेंसिटी जो है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेट्स, इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेट्स देखो। देखो इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्स। ठीक, ये जो मल्टीप्लिसिटी है, ये 3 पार्ट में टूट रहा है, ये 4 पार्ट में, इसकी इंटेंसिटी ये क्या होगी? कोई कम, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, ये कैसे बनेगा? तो देखिए कैसे निकालते हैं। इसके लिए है पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल है, इससे निकालते हैं। पास्कल ट्रायंगल से इसका ये इंटेंसिटी निकालते हैं, कितनी हाइट होगी। ठीक है, कैसे? देखो सिंगल ऐसे लिख लिया। ठीक, ये सिंगलेट है। जब ये डबलेट में टूटेगा, 2 पार्ट में टूटेगा, तो ऐसे 2 पार्ट इसके बनाओ। ठीक है, 2 पार्ट जब बनाए तो अगर हम इसको सिंगलेट को इधर ले जाएं तो और कुछ तो मिल नहीं रहा, मीन्स 1, और इधर ले जाओ तो भी क्या हो गया? 1। इसका मतलब इसका अनुपात क्या हो गया? डबलेट का 1:1 का रेशियो हो गया। बराबर बराबर के दोनों सिग्नल ऐसे मिलेंगे, ऐसे, ये डबलेट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? डबलेट हो गया, 2 पार्ट में स्प्लिट की थी। अब बात आती है ट्रिपलेट की। अगर ट्रिपलेट हो तो देखो, इसको 2 पार्ट में तोड़ो, इसको भी 2 पार्ट में तोड़ो, इसको 2 पार्ट में ऐसे तोड़ा, इसको भी 2 पार्ट में ऐसे तोड़ा। अब इनको ऐसे लाओ नीचे, इसको नीचे लाएंगे यहाँ, तो देखो इधर से जब आएंगे तो सिंगल रास्ता मिल रहा है 1। अब जब बीच में जाएंगे तो इधर से भी आ रहा और इधर से भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा, तो दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, रेशियो। अब इधर से जब ये जाएगा तो सिंगल जाएगा,
1। अगर ट्रिपलेट है तो 1:1 के रेशियो में होगा। मीन्स एक पीक छोटी होगी, दूसरी पीक दोगुनी होगी, तीसरी पीक छोटी होगी। ये देखो रेशियो क्या हो गया ट्रिपलेट का। इसका रेशियो क्या होता है 1:1 का रेशियो, 1:1 का रेशियो होता है इंटेंसिटी का। समझ में आ गया। डबलेट में क्या होता है, सेम पीक बराबर की होती है ऐसे मल्टीप्लेक्स। ट्रिपलेट में 1:1 का रेशियो होता है ऐसे 1:1 का रेशियो होता है। अब क्वाड्रेट की बात करें अगर हम, तो इसको फिर से आगे बढ़ाओ, दो पार्ट में सबको तोड़ो, ऐसे ऐसे तोड़ दिया हमने। ठीक, अब देखो इसको इधर लाओ तो 1 ही हो गया। इसको बीच में लाएंगे तो इधर से भी आ रहा, इधर से दोनों तरफ से आ रहा, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। यहाँ पे आओ, ये भी आ रहा, ये भी आ रहा, तो 2 + 1 कितना हो गया 3। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 1। तो क्वाड्रेट में कितना रेशियो होगा 1:3:1। ये रेशियो जो होगा क्या होगा 1:3:1। ठीक है। मीन्स 1 इससे 3 गुना 8, फिर 3 गुने 8, फिर 1। ये क्वाड्रेट हो गया, ऐसे सिग्नल आ गया। ठीक है। तो ये जो रेशियो है इंटेंसिटी का रेशियो है, इंटेंसिटी ऑफ मल्टीप्लेक्स, जो सिग्नल टूट रहे हैं स्प्लिटिंग की वजह से, उनका इंटेंसिटी रेशियो हम पास्कल ट्रायंगल से ऐसे निकाल लेंगे। अगर आप क्वाड्रेट की जगह क्विंटेट हो 5 पार्ट में टूटे, तो आप इसको फिर ऐसे कर लीजिए, ऐसे ऐसे तोड़ लो। अब कितना हो जाएगा 1, 3 और 1 4, फिर 3 3 कितना हो जाएगा 6, 3 1 4 और 1 1 4 6 4 1 इस रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। ये है पास्कल ट्रायंगल। इससे हम क्या निकालते हैं मल्टीप्लेक्स की इंटेंसिटी। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए और एक एग्जांपल बता देते हैं। एक एग्जांपल और देख लीजिए 1,1 2 1 1 2 सॉरी 1,1 डाइब्रोमोइथेन। ठीक, 1 1 2 ले 1 1 2 ट्राइब्रोमोइथेन। या हम ऐसे ले लें 1 1 डाइब्रोमोइथेन ले लें 1,1 डाइब्रोमोइथेन। एग्जाम्पल देखो क्या होगा CH3। ठीक है, ये ले लिया हमने। ठीक, CH2 और CH3। या हम ट्राइब्रोमो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 ट्राइब्रोमो इथेन। तो यहाँ CH2Br कर दो, यहाँ CH2Br। अब हो गया सही। तो सीधी सी बात ये है कि यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन हैं 1 और यहाँ कितने हैं 2।
ये ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन एक जैसे हैं और ये एक हाइड्रोजन अकेला है। तो ये 2 वाले को हमने कह दिया ए टाइप, ये एक वाले को कह दिया हमने बी टाइप। सिग्नल कितने मिलेंगे NMR में? 2 मिलेंगे, ठीक है, सिग्नल मिलेंगे 2। क्लियर? अब 2 जब सिग्नल मिलेंगे तो हम ऐसे बना लें, ये तो TMS का सिग्नल हो गया 0 ppm पर, डेल्टा इक्वल टू 0 ppm पर TMS का सिग्नल है। अब जिसमें ज़्यादा प्रोटॉन होंगे वो किधर मिलेगा? अपफील्ड। अपफील्ड का मतलब TMS की तरफ, और जिसमें कम प्रोटॉन होंगे वो कहाँ मिलेगा? TMS से दूर। तो A के पास कितने हैं? 2 प्रोटॉन है, तो A वाला TMS की तरफ आएगा, और B में 1 प्रोटॉन है तो TMS से दूर जाएगा। ये सील्डेड हुआ और ये डीसील्डेड हुआ। जो TMS के दूर है वो डीसील्डेड है, जो TMS के तरफ है वो सील्डेड है। इनको आपस में कहो तो ये सील्डेड है, ये डीसील्डेड, और TMS तो मोस्ट सील्डेड है, ठीक है। यही रेफरेंस कंपाउंड, इसी के संदर्भ में सबको काउंट करते हैं। तो अब बात आती है कि A वाला जो है ये यहाँ पे आएगा, B वाला इधर आएगा, TMS से दूर आएगा, ठीक है। ये क्या होती है? अपफील्ड, अपफील्ड, और ये क्या होती है? डाउनफील्ड, ठीक है। अपफील्ड को ही कहते हैं सील्डिंग, और डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? डीसील्डिंग, ठीक। अब बात आ जाइए यहाँ ए वाला जो है इसको अफेक्ट कौन करेगा? ए वाले को, ये मैंने लिखा था ए, इसको कौन अफेक्ट करेगा? ए वाले को, और ये बी वाला। ए वाले को अफेक्ट करेगा ये हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 3। ए को कौन अफेक्ट कर रहा है? ये एक हाइड्रोजन, तो ये स्प्लिट करेगा n+1, मतलब ये 1 अफेक्ट कर रहा है तो 1+1 कितने में टूटेगा? डबलेट में। ये ए वाला किस में टूटेगा? डबलेट में। डबलेट का मतलब 2 पीक में ये टूटेगा, ठीक। और बी वाले को कौन अफेक्ट कर रहा? ये 2 अफेक्ट कर रहे हैं। ये किस में टूटेगा? स्प्लिट करेगा n+1। n कितने? 2 अफेक्ट कर रहे हैं इसको, तो ये 2+1 मीन्स 3 पार्ट में, ट्रिपलेट में टूटेगा। और जब डबलेट में टूटा तो इसकी इंटेंसिटी क्या होती है? 1:1, और ट्रिपलेट की इंटेंसिटी क्या होगी? 1:1 1:1। ये किस में टूट गया? ये ट्रिपलेट में। 1:1 इंटेंसिटी आ गई, इसकी 1:1 आ गई। क्लियर हो गया बेटे? समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, चलिए, काफ़ी डिस्कस कर दिया मैंने इसमें। उम्मीद है कि आप लोग अब इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़िए, और कुछ पार्ट बचे हुए हैं थोड़े थोड़े, इसमें हम वो भी आपको एक्सप्लेन कर दें। डेल्टा की जो वैल्यू निकालते हैं, केमिकल शिफ्ट, ये जो डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू डेल्टा कितने पे आएगा, ठीक है, वो क्या आती है? डेल्टा किसमें आता है? ppm में आता है, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। तो क्या आता है? केमिकल शिफ्ट इन हर्ट, केमिकल शिफ्ट किसमें आती है? हर्ट में, अपान ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, ये भी हर्ट में, और मल्टीप्लाइड बाय 10⁶। ये वैल्यू जो आएगी
वो क्या होती है, डेल्टा की वैल्यू आती है। ठीक है, मीन्स अगर हम ये कहें कि स्केल पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 60 में ये 60 हर्ट्ज पे है, अगर केमिकल शिफ्ट कितने पे आ रही, 60 हर्ट्ज पे आ रही, और ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हमने कितनी ले ली, 60 मेगा हर्ट्ज ले ली, तो केमिकल शिफ्ट डेल्टा क्या होगा, 60/60 × 10⁶ हर्ट्ज में लिखेंगे, मेगा हर्ट्ज में अगर दिया है, और इंटू 10⁶ वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, अगर टाउ की वैल्यू निकालना हो तो क्या होता है, 10 - डेल्टा, ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये डेल्टा स्केल है और टाउ स्केल उल्टा चलता है। क्लियर हो गया बेटे। एक और छोटा सा पॉइंट है, कपलिंग कांस्टेंट। देखिए कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है। चौथा एप्लीकेशन है कपलिंग कांस्टेंट, इसको इंडिकेट करते हैं जे से। ठीक, कपलिंग कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं जे से। अभी मैं बात कर रहा था स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की। ठीक है, स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग की अगर हम बात कर रहे थे, ठीक, तो जो मल्टीप्लेट्स होती हैं, जैसे अगर हम ये बात करें कि ये ट्रिपलेट था, ठीक है, थोड़ा और ऐसे, ये ट्रिपलेट है, ये डबलेट है। ठीक, कपलिंग कांस्टेंट को हम जे से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या साइकिल्स पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी है ना, साइकिल्स पर सेकेंड में। इसको कभी भी डेल्टा या टाउ के रिस्पेक्ट में हम नहीं लिखते, मेजर करते हैं। ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट को इंडिकेट करते हैं जैसे, और मेजर करते हैं हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड में। इसको टाउ और डेल्टा के टर्म में मेजर नहीं करते हैं। ठीक, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पे। अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर यह वेरी नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन या अपॉन अप्लाइड फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करता। अब ये होता क्या है, किन्हीं दो मल्टीप्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये दो मल्टीप्लेट है, डबलेट है, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस है, ठीक, इसको हम इंडिकेट करते हैं कपलिंग कांस्टेंट जे से। मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, कपलिंग कांस्टेंट जे से। ये दो मल्टीप्लेट के बीच की डिस्टेंस, ये दो मल्टीप्लेट के बीच की डिस्टेंस
अगर हम ये लिख दें कि ये ए है और ये बी है मल्टीप्लेट, तो ये क्या हो जाएगा जे ए बी और ये जे ए बी, और ये सभी क्या होंगी, जे ए बी की वैल्यू समान होगी। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए, कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, किन्हीं दो मल्टीप्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट। और कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लेट्स में सेम रहती है। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है। इसको हम मेजर करते हैं हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड, सीपीएस, साइकिल्स पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी है। इसको डेल्टा या टाउ के रिस्पेक्ट में कभी मेजर नहीं करते। ठीक है, समझ में आ गया बेटे। बहुत सारी चीज़ें मैंने एनएमआर में बता दी। आई होप कि आप लोग एनएमआर का क्वेश्चन अब आपका हो जाना चाहिए। जो भी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आए आपकी, वो एनएमआर की आपसे सॉल्व हो जानी चाहिए। अब आपका एनएमआर का क्वेश्चन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, केवल आप 3 वीडियो ही देख लीजिए और तीनों वीडियो से आपको कंसल्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटे।